गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो है फोर्थ चैप्टर शुरू कर रहे हैं फिजियोलॉजी का, दैट इज़ लोकोमोशन एंड मोमेंट। अभी तक 3 चैप्टर हो चुके हैं, ये फर्स्ट है, अब फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, जहाँ पे लोकोमोशन और मोमेंट में पहले इसको देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मोमेंट जो है वो किसी भी बॉडी पार्ट का मूव करना मोमेंट कहलाया जाता है, जबकि लोकोमोशन जो है जहाँ पे हम कुछ डिस्टेंस जो है वो तय करते हैं, थोड़ा डिस्टेंस जो है चेंज करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये लोकोमोशन कहलाया जाएगा। तो लोकोमोशन जो है सभी जो एनिमल्स होते हैं वो लोकोमोशन करते हैं, यानी जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं। बट हमारे जो प्लांट है वो मूवमेंट शो करते हैं, डिफरेंट उसकी ब्रांचेस, लीफ वगैरह जो है। या अगर जो है हम लोग अपनी बॉडी की भी बात करें तो डिफरेंट्स लाइक जो है आइज़ का ब्लिंक करना, या फिर हमारा जो है हम बात कर रहे हैं तो हमारी जॉज बोन जो है मूव कर रही है, तो ये सब जो है मूवमेंट है। लेकिन हम एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं जिसमें हमारा जो है ख़ास तौर से स्केलेटल सिस्टम, यानी कि जो बोनी स्ट्रक्चर है वो, और उसके साथ जो मसल्स होती हैं एसोसिएट होती हैं स्केलेटल सिस्टम से, यानी बोनी स्ट्रक्चर से, दैट इज़ स्केलेटल मसल्स। इन दोनों का कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट चाहिए, नर्वस सिस्टम के थ्रू होगा। तो इन दोनों की कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट के साथ जो है लोकोमोशन होगा। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस खास तौर से जो है, सभी मूवमेंट जो है वो लोकोमोशन होती है, बट ऑल लोकोमोशन जो है वो मूवमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक मूवमेंट में लोकोमोशन हो वो ज़रूरी नहीं है, बट लोकोमोशन में मूवमेंट तो होती है। दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ जो लोअर ऑर्गेनिज्म से, अगर हम स्पंजेस की बात करें तो स्पंजेस में अंदर की तरफ हमारे पास जो है इस तरह से स्पंजेस हैं, जहाँ पे पोरीफेरा के जो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो है 2 लेयर दिखाई देती है। जो आउटर लेयर होती है उसको पिनाकोडर्म कहेंगे, जो इनर लेयर होती है उसको कोएनोडर्म कहते हैं। तो जो कोएनोडर्म है वो कोएनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स की बनी होती है। ये कॉलर सेल्स जो है यहाँ पे इस तरह से जो है फ्लैजिला दिखाते हैं, कॉलर सेल्स। इन्हीं कॉलर सेल की जो ये फ्लैजिला है, इनके मूवमेंट होने की वजह से जो वाटर का करंट है वो यहाँ से जो है ओस्टिया से एंट्री लेता है, और फिर वाटर जो है यहाँ से होते हुए ऐसे ओस्कुलम से बाहर चला जाता है। जो टॉप मोस्ट पे जो पोर होता है उसको ओस्कुलम कहते हैं। दैट मीन्स कि जो स्पंजेस है वो हमें जो मूवमेंट दिखा रहे हैं वो किसकी वजह से है, यहाँ पे ये फ्लैजिलेटेड सेल्स है, इन्हीं को कोएनोसाइट्स कहते हैं या फिर कॉलर सेल्स कहते हैं। वैसे ही अगर हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा पे जो है हाइपोस्टोम है, और हाइपोस्टोम के चारों तरफ जो है बहुत सारे टेंटिकल्स देखे जाते हैं। तो टेंटिकल्स के मूवमेंट की वजह से यहाँ से वाटर जो है एंट्री लेता है हाइपोस्टोम से, ऐसे वाटर आएगा और यहाँ से होते हुए ऐसे जो है बाहर जाएगा। तो ये जो मूवमेंट है ये किसकी वजह से दिख रही है, टेंटिकल्स की मूवमेंट की वजह से। हालांकि टेंटिकल्स जो है वो लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। जब हाइड्रा जो है लोकोमोट करता है तो ये जो है टेंटिकल्स यहाँ एंकरिंग का काम करते हैं, फिर ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। तो टेंटिकल्स जो है वो दोनों करा रहे हैं, वाटर या फिर जो है वाटर करंट को अंदर भी लेके आ रहे हैं। करंट हो रहा है, वाटर करंट हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर मूव कर रहा है इसके अंदर से, और वही लोकोमोशन का भी काम कर रहे हैं। वहीं अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जो मूवमेंट है या जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन की खास तौर से बात करें तो बोन यानी स्केलेटल सिस्टम और उससे एसोसिएटेड जो मसल्स है जिनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। स्केलेटल मसल्स जो है वो वॉलंटरी मसल्स होती हैं, यानी कि अंडर नर्वस सिस्टम होती है। नर्वस सिस्टम से एक मोटर न्यूरॉन जब मैसेज लेके आता है तो वैसे मसल्स, जैसे हमें ये हैंड को ऐसे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो जो ये मसल्स है यहाँ पे जो है स्ट्रिंग की तरह है, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसके साथ जो है मसल्स जो है बोन के साथ जुड़ी हैं, तो बोन भी साथ साथ में जो है वो साथ में आ जाएगी। तो ये जो है जो लोअर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे हम सीलिया से या फिर फ्लैजिला से या फिर कॉलर सेल से, सीलिया से देखें तो हमारे पास कहाँ पे है जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम में जो है हमें सीलियरी मूवमेंट दिखाई देती है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे सीलिया होते हैं, सीलिया के कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट की वजह से जो है पैरामीशियम में लोकोमोशन हो रही है। ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर सीलिया सिलेटेड भी मूवमेंट दिखाई देती है, फ्लैजिलेटेड भी दिखाई देती है, और मसल्स मस्कुलर तो है ही है। तो देखते हैं आगे।
ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, तो ह्यूमन में जो है मूवमेंट की अगर हम बात करें तो कितनी मूवमेंट दिखाई देती है। जैसे एक हमें जो है अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा में अमीबॉइड मूवमेंट होती है, जहाँ पे एक सूडोपोडिया फॉर्म होता है। क्यों सूडोपोडिया फॉर्म होता है? क्योंकि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होती है, जो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है वो स्ट्रीम करता है, वो मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से अमीबा जो है लुढ़कता हुआ आगे चलता है सूडोपोडिया बनाते हुए। ये इस तरह की मूवमेंट जो है हम लोग में भी दिखाई देती है। तो डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट अगर ह्यूमन के अंदर बात करें तो अमीबॉइड मूवमेंट देखने को मिलती है। अमीबॉइड मूवमेंट ये किसके थ्रू दिखाई जाती है? WBC, वाइट ब्लड सेल्स जो होती है, जो ब्लड वेसल्स हैं हमारे पास, ये ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर जो WBC है, अगर यहाँ पे जो है टिश्यू में कोई भी किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो जो हमारी न्यूट्रोफिल है और जो हमारी जो है मोनोसाइट्स हैं वो यहाँ से स्क्वीज़ आउट होती है, स्क्वीज़ आउट होती हैं। और इस मोमेंट को अमीबॉइड मोमेंट कहते हैं, क्योंकि वो स्क्वीज होकर जब बाहर आएंगी तो उसी तरह की मोमेंट शो करेंगी जिस तरह से अमीबा शो करता है, यानी सूडोपोडिया के फॉर्मेशन के साथ। तो वैसे जो है ये यहाँ से स्क्वीज होगी, बाहर होगी, और इस प्रोसेस को वैसे डायापिडेसिस कहते हैं। तो ये जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर जो WBC होती है, ख़ास तौर से मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, ये दोनों जो है अमीबॉइड मूवमेंट शो करती है। उसके बाद है एक हमारे पास फ्लैजिलेटेड मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ एक सेल है जो है स्पर्म जो मूव करता है वो फ्लैजिलेटेड जो टेल होती है, तो इससे स्पर्म मूव करता है। जो टेल है वो क्या है? बेसिकली फ्लैजिला है। तो स्पर्म की जो मूवमेंट है वो फ्लैजिलेटेड मूवमेंट है, जबकि जो WBC की जो मूवमेंट है ब्लड वेसल से बाहर आके टिश्यू में आती है टू एनगल्फ द एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंट इन द टिश्यू, तो ये जो है अमीबॉइड मूवमेंट होगी। थर्ड टाइप जो है सीलियरी मूवमेंट भी जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर दिखाई देती है। तो सीलिएटेड मूवमेंट की बात करें, सीलिएटेड मूवमेंट ये कहाँ पे होती है? हमारी ट्रैकिया में प्रेजेंट होती है। तो ट्रैकिया में जो सेल है उन सेल के ऊपर सीलिया होते हैं, और ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो सीलिया की होगी, तो कोई भी डस्ट पार्टिकल या फिर फूड पार्टिकल अगर एंट्रैप हो गया है एयर के साथ जो है इनहेल करते हुए, तो वो जो है एंट्रैप कर लिया जाता है म्यूकस में, और फिर ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम है, यानी कि अगर ये ट्रैकिया है हमारा इस तरह से, यहाँ से फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई में जाएगा। तो यहाँ की जो सेल्स होती है, ये जो सेल्स हैं, इन पे बहुत सारे क्या हैं? सीलिया हैं इस तरह से। इन सीलिया की जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है उससे उस डस्ट पार्टिकल को जो है बाहर की तरफ भेजा जाता है। तो ये सीलिएटेड मूवमेंट है, कहाँ कहाँ दिख रही है हमें? एक ट्रैकिया में दिखाई देती है, और दूसरा जो है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में जो जाइगोट है, यानी कि जो स्पर्म और एग के फ्यूज़न की वजह से जो जाइगोट बना है, वो उसको जो है यूट्रस तक पहुंचना है। तो कोई उसके पास जो है इस तरह से कोई सीलिया, फ्लैजिला, ये चीज़ें नहीं होती। तो जो फैलोपियन ट्यूब की जो लाइनिंग है वो भी जो है सीलेटेड होती है, कोल्यूमिनर सीलेटेड सेल होती है। उनके कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट की वजह से जाइगोट जो है वो मूव करता है, फैलोपियन ट्यूब को क्रॉस करते हुए यूट्रस के अंदर आता है। तो ये जो है सीलेटेड मूवमेंट हमें दो जगह दिखाई दे रही है, एक ट्रैकिया में, दूसरा फैलोपियन ट्यूब में। फ्लैजिलेटेड जो है स्पर्म का मूवमेंट है। इसी तरह अमीबॉइड मूवमेंट जो है वो WBC शो कर रही है। जो मेन है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो है मस्कुलर मूवमेंट, जिसमें मसल्स जो है वो मूव करेंगी विद जो है एसोसिएटेड बोन्स के साथ, स्केलेटल सिस्टम के साथ में। तो मसल्स की बात करें, मस्कुलर मूवमेंट में मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है। मस्कुलर मूवमेंट, यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है? इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्व ऑफ मसल्स। पहले तो ये कि मसल्स की जो स्टडी है उसको
मायोलॉजी कहेंगे। और मसल्स होती क्या है एक्चुअल में, जिस तरह से और दूसरी सेल है वैसे ही मसल सेल्स भी हैं, लेकिन मसल सेल्स थोड़ी पतली और लंबी होती है, तो ख़ास तौर से मसल्स सेल को मसल्स फाइबर कह दिया जाता है। बाकी वैसे ही सेल है, वैसे ही जो है एक सेल मेम्ब्रेन होगी, और सारी चीज़ें जिस तरह से एक सेल की होती हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे भी प्रेजेंट है। अगर हम मसल्स की बात करें तो ये बॉडी का जो है कंट्रीब्यूट 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट, यानी अच्छा खासा जो है बॉडी का जितना भी वेट है उसका 40 to 50% जो है वो कंट्रीब्यूट होता है बाय मसल्स। हालांकि मसल्स कई तरह की हैं, 3 तरह की हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इस तरह से मसल्स की, अगर मसल्स की प्रॉपर्टी देखें तो कुछ मसल्स की खास मसल्स प्रॉपर्टीज़। तो मसल्स की खास बात है कि ये जो है एक्साइटेबिलिटी शो करती है। तो फर्स्ट एक्साइटेबिलिटी, फिर जो है कॉन्ट्रैक्ट होती है तो कॉन्ट्रैक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स का, यानी पहले एक्साइटेशन होना, फिर कॉन्ट्रैक्शन होना, फिर जो है उसकी एक्सटेंसिबिलिटी होगी, एक्सटेंसिबिलिटी, एंड फोर्थ वन इज इलास्टिसिटी। तो इस तरह से जो है ये कुछ मसल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मसल्स की एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिविटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी शो करती है। 40 to 50% जो है बॉडी वेट का कंट्रीब्यूशन होता है मसल्स का। फर्दर मसल्स जो है वो 3 तरह की होती हैं, अलग अलग जगहों पे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग तरह की हैं। तो 3 तरह की है बेसिकली। उन 3 तरह की मसल्स में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या डिफरेंस है। मसल्स टाइप्स। तो मसल्स जो है वो 3 तरह की होती है। फर्स्ट स्केलेटल मसल्स, सेकंड स्मूथ मसल्स या फिर विजरल मसल्स, एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स। जो डिटेल में पढ़नी है वो हम लोग को स्केलेटल मसल्स पढ़नी है, बट लोकेशन और किस तरह की होती है थोड़ा थोड़ा तीनों के बारे में पढ़ना है। तो मसल्स की जो टाइप है वो 3 तरह की हम लोग पढ़ रहे हैं। स्केलेटल मसल्स, फिर विजरल और स्मूथ मसल्स, एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स। तो फर्स्ट जो है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो होती है वो वॉल्यूंटरी मसल्स होती है, हम अपनी मर्जी के साथ उसको जो है मूव कर सकते हैं। इनका जो शेप होता है, पहले शेप की बात कर लेते हैं। तो शेप जो है वो सिलिंड्रिकल शेप है, सिलिंड्रिकल इन शेप। फिर ये अनब्रांच्ड होती है, अनब्रांच्ड होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, यानी एक ही सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ऐसी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को सिंसीशियम कहा जाता है। तो स्केलेटल मसल्स जो है वो सिंसीशियम कंडीशन दिखाती है। एक ही सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड और सिंसीशियम। शेप के हिसाब से ये इस तरह से मसल्स है, सिलिंड्रिकल इन शेप होगी। फिर दूसरी मसल्स इस तरह से मसल्स है, और इन मसल्स में जो है ऐसे स्ट्राइएशंस दिखाई देंगे, स्ट्रिप्स दिखाई देंगी, इसलिए स्ट्राइटेड मसल्स भी कहा जाता है स्मूथ मसल्स को। यहाँ पे इस तरह से मसल्स दिखेंगी, क्योंकि एक मसल्स फिर दूसरी फिर तीसरी ऐसे बंडल्स में होती है मसल्स जो है, तो इनमें स्ट्राइएशन स्ट्रिप्स दिखती है, इसलिए स्ट्राइटेड मसल्स भी कहा जाता है स्केलेटल मसल्स को। हमें लाइट बैंड और डार्क बैंड यहाँ दिखाई देते हैं, यानी स्ट्रिप दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड
स्ट्राइटेड मसल्स। और यहाँ पे जो है न्यूक्लियस जो होते हैं वो एक ही सेल के अंदर एक से ज़्यादा होते हैं, सिंसेशन कंडीशन होती है। और हमेशा जो न्यूक्लियस होगा वो पेरिफेरी पे होता है, कभी भी जो है सेंटर में नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे पेरिफेरी की तरफ जो है न्यूक्लियस रहेगा। अनब्रांच होती है, कोई भी सेल इनमें से जो है वो ब्रांच नहीं होगी। तो अनब्रांच्ड है, सिलिंड्रिकल इन शेप है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी पे एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा ये जो है वॉल्यूंटरी मसल्स है। वॉल्यूंटरी मसल्स यानी हमारी अपने बस में है, हमारे अपने कंट्रोल में होती है। तो ये वॉल्यूंटरी होती है इन फंक्शन। कहाँ पे होगी? जहाँ जहाँ पे स्केलेटल सिस्टम है, जहाँ जहाँ पे बोन है, बोन से एसोसिएटेड जो भी मसल्स है वो मसल्स ही हमारी स्केलेटल मसल्स है। इन मसल्स को स्ट्राइटेड मसल्स भी कह देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं, डार्क और लाइट बैंड दिखाई दे रहे हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, अनब्रांच्ड टाइप का है। सेकंड जो है वो विज़रल और स्मूथ मसल्स हैं। ये मसल्स जो होती हैं शेप में अगर देखा जाए तो ये स्पिंडल शेप होंगी, इस तरह से। ऐसे स्पिंडल शेप होंगी, यानी कि दोनों तरफ से पॉइंटेड, मिडिल से जो है थोड़ी ब्रॉड होगी और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। और ये सेल्स जो है हमारे अपनी जो है कंट्रोल में नहीं है, तो इनवॉल्यूंटरी होती है। कहाँ पे होती है? हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो इंटरनल लाइनिंग है और जो रिप्रोडक्टिव की ट्रैक्ट है या इंटरनल होलो ऑर्गन्स होते जो हैं उनकी लाइनिंग करती है। वहाँ हमारे अपने कंट्रोल में तो नहीं है। एक बार हमने सोलो किया, खाना जो है यहाँ से नीचे गया, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वो सब इन्हीं मसल्स की वजह से होती है। इनको विज़रल या फिर स्मूथ मसल्स कहते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो जाएंगी? जैसे फर्स्ट ये सिलेंडर शेप था, ये स्पिंडल शेप है, स्पिंडल शेप। सेकंड अनब्रांच्ड है, ये भी यहाँ पे भी ब्रांच्ड नहीं होगी, बट ये यूनिन्यूक्लिएट है। यूनिन्यूक्लिएट यानी एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये जो है फंक्शनली अगर देखा जाए तो ये इनवॉल्यूंटरी है। इनवॉल्यूंटरी कहाँ प्रेजेंट है? तो प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और हमारी जितने भी जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, या फिर कह लीजिए कि होलो इनर लाइनिंग ऑफ होलो ऑर्गन। तो यानी कि इंटरनली हमें जो भी मूवमेंट हो रही है जो हमारे जो है कंट्रोल में नहीं है, वहाँ हर जगह पे जो है वो स्मूथ मसल्स होंगी और वो इनवॉल्यूंटरी फंक्शन है। तो हमारे अपने कंट्रोल से बिना ही वो खुद जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इनमें होता रहेगा। थर्ड है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स सिर्फ जो है कार्डिया यानी कि हार्ट में प्रेजेंट होती है। शेप के हिसाब से देखा जाए तो ये भी स्केलेटल मसल्स की तरह है, यानी कि सिलिंड्रिकल इन शेप है। और यहाँ पे भी लाइट और डार्क बैंड दिखाई देंगे। तो जब लाइट और डार्क बैंड दिखाई देंगे दैट मीन्स ये भी स्ट्राइटेड मसल्स है। बट डिफरेंस है कि ये जो है अनब्रांच्ड है, बट कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो ब्रांच्ड सेल होती हैं। दूसरा जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे ये जो है मैक्सिमम जो है यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, सिंगल सेल एक सेल में होगा, बट सेल जो है वो ब्रांच्ड होगी। और अगर फंक्शन के तरीके से देखा जाए तो फंक्शन के हिसाब से ये जो है सिमिलर होगी टू स्मूथ मसल्स, क्योंकि ये भी क्या होती है इनवॉल्यूंटरी होती है। बट स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो मैक्सिमम ये जो है मैच करती है विद स्केलेटल मसल्स। सिर्फ फर्क कहाँ पे है कि ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है कार्डियक मसल्स जो है और ब्रांच्ड होती है। तो यहाँ के फीचर्स देखेंगे, यानी कि ये सेल्स कैसे होंगी हमारी, ऐसे जो है ये सेल्स हुई, फिर यहाँ से ऐसे ब्रांच्ड हो गई, ऐसे, फिर दूसरी मसल्स ऐसे ब्रांच्ड होगी। यहाँ पे भी स्ट्राइशंस होंगे, जैसे वहाँ स्ट्राइशन थे स्केलेटल मसल्स में,
तो ये भी स्ट्राइटेड मसल्स दिखाई देती है, बट न्यूक्लियस जो है यहाँ पे वो एक ही होगा, सिंगल ही होता है। जैसे यहाँ पे एक बना दें, ये बना दें यहाँ पे, तो स्ट्राइशंस होते हैं, बट डिफरेंस जो है वो क्या हो गया है कि ये जो है एक तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, सेकेंडली ये जो है ब्रांच्ड होती है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर होता है कि दो सेल्स के बीच में जो है इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। तो ये दो सेल्स हैं, इनके बीच में इस तरह से यहाँ पे ये जो है यहाँ पे इस तरह से इंटरकैलेटेड डिस्क मिलती है कार्डियक मसल्स में। और अब एक सेल से दूसरे सेल में जो है यहाँ पे गैप जंक्शन होगा, तभी इधर से इधर चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे जो है गैप जंक्शन देखने को मिलता है इस तरह से, यहाँ से इस तरह से गैप जंक्शन भी होगा। तो यानी कि इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट सिलिंड्रिकल एंड ब्रांच्ड बट यूनिन्यूक्लिएटेड है, और सिर्फ प्रेजेंट इन हार्ट, प्रेजेंट ओनली इन कार्डिया या फिर हार्ट कह लीजिए। और कैसी है, इनवॉल्यूंटरी है, यानी फंक्शन के एतबार से जो है वो स्मूथ मसल्स की तरह है। तो ये कैसी है, इनवॉल्यूंटरी है, इनवॉल्यूंटरी। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चरली सिमिलर टू जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, skeletal muscles and functionally structurally similar to skeletal muscles but functionally similar to smooth muscles, functionally similar to visceral मसल्स हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हम लोग को यहाँ जो डिटेल में पढ़नी है वो पढ़ना है हमें स्केलेटल मसल्स और स्ट्राइटेड मसल्स, ऐसी मसल्स जो कि स्केलेटल सिस्टम के जो है साथ एसोसिएट होती है। और ये मसल्स जो है जब बोन के साथ जो है अटैच होती है तो टेंडन के थ्रू होती है। एक लिगामेंट हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा टेंडन पढ़ते हैं। लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन के बीच में होता है, जब दो बोन आपस में कनेक्ट होती है तो लिगामेंट के थ्रू होती है। जब मसल्स जो है किसी बोन के साथ, यानी कि जैसे स्केलेटल मसल्स है, जब वो बोन के साथ अटैच होगी तो वहाँ टेंडन होगा। तो मसल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि कैसे ये बोन्स के साथ अटैच है। तो ये बोन हो गई हमारी ये लॉन्ग बोन है, इससे जो अटैच्ड होंगी वो स्केलेटल मसल्स होंगी। अब इस लॉन्ग बोन से और यहाँ पे मान लिया ये मसल्स हैं, कहाँ पे होती है हमारी बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये जो है मसल्स हो गई है। तो ये मसल्स जो है जब यहाँ कनेक्ट होगी इसके साथ में तो ये कनेक्ट होगी किसके थ्रू, जो है टेंडन। तो टेंडन जो है थोड़ा अलग बना देते हैं इस तरह से। ये तो हमेशा जो स्केलेटल मसल्स होती है वो बोन के साथ एसोसिएटेड होती है, और ये जो कनेक्ट होती है किसके थ्रू हो रही है, यहाँ टेंडन के थ्रू। और ये हमारा जो है लॉन्ग बोन हो गई है। अब ये जो मसल्स है, इस मसल्स के ऊपर एक जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, और ये जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है हमेशा कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो जो मैंने भी ये बनाया है इसके ऊपर एक जो है इस तरह से एक प्रोटेक्टिव
कवरिंग है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। तो इस कवरिंग को कहा जाता है एपीमाइसियम। एपीमाइसियम। इसी को अगर हम लोग यहाँ ऐसे कट करके देखें तो हमें ये कैसे दिखने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है एपीमाइसियम हो गई और इसके अंदर जो है मसल्स, येलो सी बना देती हूँ। अब इस मसल्स के अंदर जो है मसल्स बंडल होंगे, तो मसल्स बंडल इसके अंदर बनाएंगे। ये एक बंडल हो गया, ये दूसरा बंडल, ये तीसरा बंडल। तो यानी कि इस मसल्स को अगर हम इसका ऐसे यहाँ से कट करके यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से हमें मसल्स बंडल दिखाई दे रहे हैं। ये मसल्स बंडल हो गए। अब इस मसल्स बंडल के ऊपर भी कनेक्टिव टिश्यू की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, तो इसके ऊपर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगी, ये है, ये भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। यानी कि जो है मसल्स कंपोज्ड ऑफ मसल्स बंडल्स होंगे, ये मसल्स के बंडल्स है, इनके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है और वो प्रोटेक्टिव कवरिंग भी जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यू की ही बनी हुई है। तो ये जो बाहर की लेयर है ये तो एपीमाइसियम हो गई है। अब इसके अंदर जो ये मसल्स बंडल की चारों तरफ जो दूसरी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इस कवरिंग को कहा जाएगा यहाँ से जो है, या फिर ये वाली की जो बात कर रहे हैं इसको कहेंगे पेरीमाइसियम। यानी एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम। अब इनके अंदर जो है फर्दर क्या है, मसल्स है। अब यहाँ पे इन मसल्स बंडल के अंदर क्या है हमारे पास प्रेजेंट, मसल सेल्स। लेकिन ये मसल सेल्स थोड़ी जो है पतली और लंबी होती है, तो इनको मसल सेल ना कह के मसल्स फाइबर कहेंगे। तो इनके अंदर जो है ये जो है इस तरह से, यानी कि इसके अंदर इस तरह से बहुत सारे क्या है, मसल्स सेल्स हैं जिनको मसल्स फाइबर कह देंगे। तो एक मसल्स बंडल के अंदर खूब सारे मसल सेल्स या मसल फाइबर हैं। तो ये हो जाएंगी हमारी, ये मसल्स हो गए हैं, ये मसल्स बंडल, मसल बंडल। मसल्स बंडल को कहा जाता है फेसिकल, फेसिकल, यानी कि इसकी बात हो रही है। जो अब जो हम लोग ने बनाया ये हो गया मसल फाइबर, मसल्स फाइबर, ये वाली जो चीज़ है मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर के ऊपर भी जो है फर्दर हमारे पास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, वो कवरिंग भी कनेक्टिव टिश्यू की होती है। तो यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, या यही बना देती हूँ ऐसे, या फिर इनके ऊपर इस तरह से। तो ऐसे हर मसल्स फाइबर के ऊपर भी जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, इसको कहा जाएगा एंडोमाइसियम। तो जो मेन मसल है उसकी बाहर के आउटर कवरिंग को एपीमाइसियम, उसके बाद जो मसल्स बंडल है उसके ऊपर जो कवरिंग है वो हो जाएगी पेरीमाइसियम, और सबसे अंदर जो मसल सेल्स है एक्चुअल में जिनको मसल्स फाइबर कहा जा रहा है उनके ऊपर की जो कवरिंग है वो कहलाई जाएगी एंडोमाइसियम। तो ये जो होगी एंडोमाइसियम, यानी कि दिस वन। तो आप एपी से याद रख सकते हैं, एपी यानी ई से एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, और ये ई करें
ये जो है एंडोमाइसियम। तो सबसे ऊपर मसल्स की जो कवरिंग है एपिमाइसियम, मसल्स बंडल के ऊपर जो कवरिंग है वो पेरीमाइसियम, फिर मसल्स फाइबर के ऊपर जो कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू की एंडोमाइसियम हो जाएगी। और जो ये बंडल्स हैं इनको फेसिकल्स कहते हैं, और फेसिकल्स के बीच में जो भी ये यहाँ पे ये लोग आपस में ऐसे जुड़े हैं इनको कहा जाता है फेसाई। क्या है? फेसाई। ये फेसाई हो गए। तो अब हम एक मसल सेल की बात करें तो मसल सेल के अंदर जो मसल्स फाइबर, मतलब मसल सेल या मसल फाइबर जो भी कहें, तो मसल्स फाइबर जो है इसके अंदर फर्दर बहुत सारे मायोफिब्रल्स होते हैं, यानी अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुए हैं, इसके अंदर भी फिर फर्दर क्या है? मायोफिब्रल्स हैं। ऐसे इनको कहेंगे मायोफिब्रल्स। मायोफिब्रल्स। चलिए, तो बनाते हैं मसल्स फाइबर। एक मसल्स फाइबर को देखते हैं किस तरह से है। उसके ऊपर की जो कवरिंग है वो एंडोमाइसियम है। तो एक मसल्स फाइबर जो है, मसल्स फाइबर या फिर सेल, सेल ना कह के यहाँ पे थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज करते हैं, मसल्स फाइबर है। इसका ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन इस तरह से अंदर की तरफ जो है टिब्यूल बनाती है, यानी कि इन्वेजिनेशन है एक तरीके से। ये जो है एक मसल्स फाइबर है। ये मसल फाइबर की जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इस तरह से इन्वेजिनेशन हो जाता है। इन इन्वेजिनेशन को टी टिब्यूल्स कहते हैं। और जो इस मसल्स फाइबर की ये जो मेम्ब्रेन है इसको कहा जाएगा सार्कोलेमा। तो इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो तो हमारी एंडोमाइसियम होगी। एक बार बना देते हैं, नीचे की तरफ बना देती हूँ मैं यहाँ। तो ये हो गई एंडोमाइसियम, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू की, दैट इज एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। अब ये मसल्स फाइबर है, जहाँ पे जो ये लेयर है इसको कहा जाएगा सार्कोलेमा। यानी कि मसल्स फाइबर की जो मेम्ब्रेन है उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना कह के इसको कहा जा रहा है सार्कोलेमा। और जो कुछ यहाँ पे साइटोप्लाज्म है उसको कहा जाएगा सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म। और यहाँ पे जो है कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। फॉर एग्जांपल ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो क्योंकि मसल्स फाइबर की है इसलिए इनका नाम भी कुछ स्पेशल, और इसको कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को का भी नाम इसी टर्मिनोलॉजी के साथ क्या हो जाएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलेमा, उसका जो साइटोप्लाज्म है उसको सार्कोप्लाज्म, उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उसको सार्कोसोम कह देंगे। तो ये जो है ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है स्टोर करती है, स्टोर कैल्शियम आयन। एक तरीके से जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ टाइप की जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। जो स्मूथ होती है उसके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे यहाँ पे जो इसका काम क्या हो गया है? टू स्टोर द कैल्शियम आयन। मेनली दो तरह के हम लोग पढ़ते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो यहाँ पे जो मसल्स फाइबर के अंदर जो है जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं वो एक तरीके से स्मूथ टाइप की है, और इसके अंदर जो है कैल्शियम आयन जो है स्टोर होता है। अब जब ये मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो ये कैल्शियम आयन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये जो यहाँ पे जो इन्वेजिनेशन हुआ है सार्कोलेमा का, इसको कहा जाएगा टी टिब्यूल्स। टी टिब्यूल्स कहा जाता है। और क्योंकि हमारी ये जो है स्केलेटल मसल्स है, तो स्केलेटल मसल्स के पेरिफ्री पे जो है वो न्यूक्लियस होते हैं, और पेरिफ्री पे होंगे और मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। तो ये जो न्यूक्लियस होंगे ये यहाँ पे इस तरह से होंगे परसेंट, ऐसे इधर भी इस तरह से न्यूक्लियस होते हैं। इस की जो मेम्ब्रेन है, जैसे मैंने एंडोमाइसियम यहाँ बनी है, वैसे एंडोमाइसियम ऊपर की तरफ भी होंगी। इस मसल्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स जो हैं टू रिसीव द इम्पल्सेस फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये जो है अंडर नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम से जो कोई मैसेज आएगा कैसे आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में आएगा। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है उन रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स हैं। इस तरह से इनको कहेंगे रिसेप्टर्स। एंडोमाइसियम बीच बीच में यहाँ होगा ही होगा, इस तरह से। ये तो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये होनी ही होनी है। तो ये जो है रिसेप्टर्स है, यानी कि यहाँ पे जब न्यूरॉन का एंड होगा तो यहाँ उसी जो दोनों का जंक्शन है न्यूरॉन का और मसल्स का, इसको कहा जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर कह सकते हैं मोटर एंड प्लेट। तो कोई भी न्यूरॉन यहाँ आगे, कौन सा न्यूरॉन होगा, मोटर न्यूरॉन होगा। इसके अंदर इस तरह से ये वेसाइकल्स होंगे, जिसमें एसिटिल कोलिन यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि मेनली एसिटिल कोलिन होता है, वो यहाँ से रिलीज होगा, इसके ऊपर बाइंड करेगा। तो हम अपनी जो है वॉलंटरी एक्शंस के थ्रू जो है हम अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो ये जंक्शन बना है दोनों के बीच में, इस न्यूरॉन के और ये मसल्स फाइबर की मेम्ब्रेन के बीच में, इसको कहा जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दैट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट। तो यानी न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो जंक्शन है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। जैसे ही यहाँ इस न्यूरॉन से कोई जो है मैसेज आएगा, ये इसके डेंड्राइट्स हो जाएंगे। तो यहाँ से जो भी मैसेज आएगा, तो यहाँ से जो रिलीज होगा, ये रिलीज कौन सा हार्मोन होगा, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन। ओके, यहाँ जो है, यहाँ से जो ऐसे रिलीज हो रहा है, दैट इज एसिटिल कोलिन। और ये जो है इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बीच में इस तरह से आएगा, ये बाइंड करेगा इन रिसेप्टर्स के साथ। और जैसे ही रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा, तो जो ये हमारी मेम्ब्रेन है, जो कि पहले कैसी थी, बाहर पॉजिटिव रहेगी, अंदर निगेटिव रहेगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये डिपोलराइज हो जाएगी। डिपोलराइज का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो चार्जेस हैं ये उल्टे हो जाएंगे। यानी कि जैसे यहाँ से मैसेज आया, तो नॉर्मल जो रेस्टिंग पोजीशन से उससे क्या होगा, डिपोलराइज। डिपोलराइज में क्या होता है, बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव। तो इस तरह से जो है मैसेज आ जाएगा कहाँ पे, जो है यहाँ न्यूरॉन से, नर्वस सिस्टम से, जो कि एक मोटर न्यूरॉन लेके आएगा, वहाँ से किस में आ जाएगा, हमारी मसल्स में आ जाएगा। ये जो टी ट्यूब्यूल्स है, इनका काम होगा कि ये जो है अंदर तक जो है मसल्स के अंदर तक इनर्वेट हो रही है, तो पूरे जो मसल्स है वो एक्साइटेबिलिटी शो करेगी। अब जो है यहाँ जो मसल्स फाइबर के अंदर हमने भी पढ़ा था कि इसके अंदर क्या है, मायोफिब्रिल्स है। और वो मायोफिब्रिल्स जो है वो डार्क और लाइट बैंड से बने होते हैं, इसलिए ये मसल्स कैसी दिखाई दे रही है, स्ट्राइटेड मसल्स दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमारे पास इस मसल्स के अंदर इस तरह से
जो है हम लोग को यहाँ ये लाइट वेंट, इस तरह से लाइट और डार्क बैंड दिखाई देंगे। इसके बीच बीच में यहाँ पे ये डार्क बैंड होंगे। तो इसी वजह से हम लोग को ये जो मसल्स है स्ट्रिप्ड अपीयरेंस देती है, जिसकी वजह से इसका नाम और क्या रखते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स भी कहा जाता है। तो ये जो है डार्क बैंड हो गए जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, और येलो जो है वो लाइट बैंड हो जाएंगे। इस तरह से एक मसल्स फाइबर के अंदर ये सब जो है बहुत सारे क्या होंगे, मायोफिब्रिल्स होते हैं। मायोफिब्रिल्स जो है फर्दर डार्क और लाइट बैंड के बने होते हैं, यानी कि डार्क फिलामेंट एंड लाइट फिलामेंट, या थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। तो इस तरह से ये एक स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सिलिंड्रिकल इन शेप बन गई है, सिलिंड्रिकल इन शेप में है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन से, बहुत सारे पेरिफेरी पे न्यूक्लियस है। फिर इसके अंदर जो है मायोफिब्रिल्स है। मायोफिब्रिल्स में ये थिक फिलामेंट और ये थिन फिलामेंट है। इन्हीं का जो है इस तरह से जो थिन फिलामेंट है ये थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेंगे तो मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और फिर रिलैक्स होगी। जो मैसेज आएगा वो आएगा हमारे मोटर न्यूरॉन से। मोटर न्यूरॉन जहाँ पे आके इनर्वेट होगा, यहाँ पे जो जंक्शन बनेगा इसको मोटर एंड प्लेट या फिर जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे। इससे जो न्यूरोट्रांसमीटर आएगा वो एसिटिल कोलिन होगा। एसिटिल कोलिन जैसे ही यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा तो मसल सेल्स के ऊपर जो है यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स बाइंड है, ये रिसेप्टर्स पे बाइंड कर जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर इसके साथ बाइंड करेगा वैसे ही जो सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा क्या है, इसकी मेम्ब्रेन है, ये जो है डिपोलराइज हो जाएगी। और डिपोलराइज हो जाएगी तो वो जो नर्व जो इम्पल्स है वो इम्पल्स टी ट्यूब्यूल के थ्रू अंदर तक चली जाएगी मसल सेल्स में। और इसका असर जो है जो टी ट्यूब्यूल्स है वो किससे कनेक्ट रहती है, वो कनेक्ट रहती है यहाँ इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या स्टोर है, कैल्शियम स्टोर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैल्शियम जो है वो बाहर आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, जो कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज हो जाएंगे, कैटायन होता है तो कैल्शियम जो है रिलीज हो जाएगा जो कि कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। अभी कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने से पहले हम लोग जो है आगे देखेंगे पहले कि किस तरह से ये जो है हमारे जो मायोफिब्रिल है इनका स्ट्रक्चर किस तरह से है और ये किस प्रोटीन के बने हैं। तो नेक्स्ट मसल्स प्रोटीन, दो तरह के प्रोटीन है यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए, जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है और जो रेगुलेटरी प्रोटीन है। इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन और रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन, जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं वो दो हैं, एक एक्टिन और एक मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन जो रेगुलेट करते हैं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को, कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए, वो दो प्रोटीन है हमारे पास, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो मायोफिब्रिल के
अब ज़रा मायोफिब्रिल देखते हैं। मायोफिब्रिल के अंदर थिक फिलामेंट है और थिन फिलामेंट है, और साथ में एक्टिन का स्ट्रक्चर और मायोसिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो एक्टिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले है कि जो एक्टिन है वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, जिसको जी ग्लोबुलर से जी ले लेते हैं, जी एक्टिन कहलाया जाता है। ये जी एक्टिन जो है जो कि ग्लोबुलर है, राउंड है, ये आपस में पॉलीमराइज होंगे तो एफ एक्टिन बनेगा। लेकिन इसके लिए हमें मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत है, यानी कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो अभी पढ़ा तो वहाँ पे कैल्शियम आयन है जो कि सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में स्टोर है। यहाँ पे जी एक्टिन के पॉलीमराइज होके एक्चुअल में एफ एक्टिन को बनाने के लिए मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत है। तो ये है जी एक्टिन, ग्लोबुलर होता है। जी एक्टिन ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये जो है मैग्नीशियम आयन, प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन में अब बहुत सारे जी एक्टिन जो है वो पॉलीमराइज होके एक चेन बनाएंगे जो कि किसकी होगी, जी एक्टिन की। तो इस तरह से ये जी एक्टिन, तो इस तरह से जो है जी एक्टिन पॉलीमराइज हो जाएगा और ये बन जाएगा अब एफ एक्टिन। अब फर्दर जो है ये एफ एक्टिन या फिर एफ फिलामेंट कह सकते हैं। एफ मीन्स फिलामेंट। ऐसे दो फिलामेंट जो है एक दूसरे के ऊपर इस तरह से जो है वाइंड हो जाएंगे, क्वाइल्ड हो जाएंगे, तब हमारा एक्चुअल में एक्टिन बनेगा। यानी एक एक्टिन का जो मोनोमर है वो मोनोमर क्या है, हमारा जी एक्टिन है, और जी एक्टिन जो है मिलके बना रहा है एफ एक्टिन, एंड देन दो एफ एक्टिन जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्वाइल्ड होके एक्टिन बनाएगा। तो फर्दर जो है ये एक एफ एक्टिन हो गया, फिर ऐसे दूसरा ये बन जाएगा हमारा एक्टिन। तो एक एक्टिन जो है वो 2F एक्टिन का बना होता है। तो मोनोमर क्या है, यहाँ पे जी एक्टिन है, ये क्या है, मोनोमर है, और ये सब जो बना है ये पॉलीमर है। पॉलीमराइजेशन का किसके प्रेजेंस में हो रहा है, मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट है। यानी मसल्स में हमें कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन दो का हमने यहाँ पे यूज़ पढ़ लिया है। तो इस तरह से हमारा ये एफ एक्टिन हो गया। लेकिन ये एफ एक्टिन पे हर जगह हर एक जो जी एक्टिन है उसके ऊपर क्या होती है, मायोसिन के बाइंड करने की जगह होती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो है ये जो है यहाँ ऐसे मायोसिन के बाइंड करने की जगह है। लेकिन अगर ये ऐसे एक्सपोज रहेगी तो ये तो कभी भी मायोसिन जो है इसको इससे अलग नहीं होगा, मायोसिन आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन के बाइंड करने से ही कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल्स का, और जब वो अलग होंगे तो रिलैक्सेशन होगा। तो हर वक्त कॉन्ट्रैक्शन ना हो इसलिए जो इस एक्टिन के ऊपर जो ये मायोसिन के बाइंड करने की जगह है, जो रेड जो बनाई है, ये क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट है। तो इस साइट को हमें जो है कैसे रखना है, मास्क करके रखना है। तो हमारे पास दूसरा प्रोटीन जो रेगुलेटरी प्रोटीन है दैट इज ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन जो है वो फिलामेंटस होता है।
मायोसिन इज फिलामेंटस प्रोटीन है, और वो भी उसके भी 2 फिलामेंट है। तो वो ये जो है ऐसे इसके ऊपर जो है इसको मास्क करके रखेगा, जो कि मायोसिन की बाइंडिंग की साइट है। तो यहाँ पे जो है मायोसिन आके बाइंड कर सकता है। तो इसको मास्क करने के लिए यहाँ पे जो है हमारे पास इस तरह से फिलामेंटस जो मायोसिन होगा, वो मायोसिन इनको ऐसे करके बाइंड करके रखेगा। ऐसे है ये एक्चुअल में, और इस तरह से यहाँ से ऐसे। तो 2 फिलामेंट है, एक ही ये दोनों भी ऐसे ही उसके दोनों तरफ जो है इस तरह से क्वाइल्ड हो जाएंगे, यानी कि हर मायोसिन के बाइंड करने की जो जगह है उसके ऊपर मास्क कर देंगे, और ये अपनी एक तरीके से इधर उधर ना जाए। तो दूसरा जो है रेगुलेटरी प्रोटीन है, एक तो ये हो गया, और दूसरा हमारे पास है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट होते हैं, 3 सब यूनिट। ये जो है इस फिलामेंटस ट्रोपोमायोसिन पे 3 सब यूनिट के फॉर्म में यहाँ पे इस तरह से बाइंड रहेगा। जैसे थ्री सब यूनिट, कुछ गैप पे मिलेगा ये जो 3 सब यूनिट होते हैं, ये होगा ट्रोपोनिन, एक होगा ट्रोपोनिन सी, फिर ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन सी जो है इस पे आके कैल्शियम बाइंड करेगा, जो भी हमने पढ़ा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहाँ स्टोर करता है कैल्शियम। तो जब कोई इम्पल्स आएगी, जब कोई मैसेज आएगा न्यूरॉन से, वो कैल्शियम जो है रिलीज होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और वो बाइंड करेगा इसके टीपीसी से। यानी कि इनमें से एक जो है वो टीपीसी है, एक जो है टीपीटी है, और एक इनमें से टीपीआई है। तो टीपीसी जो है वो बाइंड करता है विद कैल्शियम आयन, बाइंड विथ कैल्शियम आयन। वही टीपीटी जो है वो जो है ट्रोपोनिन का वो सब यूनिट है जो कि ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करता है। तो बाइंड विद ट्रोपोमायोसिन। और टीपीआई, आई मीन्स इनहिबिशन, तो ये थर्ड जो है आई फॉर इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, ताकि एक्टिन और मायोसिन हर वक्त जो है एक बाइंड ना हो रहे। अगर बाइंड रहेंगे तो हमारी मसल जो है कंटिन्यूअस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में होगी, तो वो रिलैक्स और ये होती रहे, तो इनहिबिट करेगा, इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये जो फिलामेंट है ये थिन फिलामेंट है, यानी कि अब ये जो कंप्लीट बन गया 3 प्रोटीन से बन के बना है, 2 एक्टिन है, 2 फिलामेंट जो है ट्रोपोमायोसिन के हैं, और जो है ट्रोपोनिन का है। ये पूरा जो बना है ये थिन फिलामेंट है। अब दूसरा पढ़ रहे हैं हम मायोसिन। तो मायोसिन स्ट्रक्चर, मायोसिन जो है दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, मतलब मसल्स में 2 ही कॉन्ट्रैक्ट करने वाले प्रोटीन है। एक हम पढ़ चुके हैं एक्टिन, सेकंड वन इज मायोसिन। मायोसिन का जो मोनोमर होता है वो है मीरोमायोसिन। मोनोमर इज मीरोमायोसिन। और मीरोमायोसिन जो है वो इसके 2 पार्ट होते हैं, जो है एक हैवी मीरोमायोसिन, एक लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन और लाइट
मायोसिन, यानी कि 2 पार्ट होते हैं। और ऐसे 300 से 400 मोनोमर मिलके जो है एक मायोसिन बना रहे हैं, यानी थिक फिलामेंट बना रहे हैं। तो 300 to 400 मीरोमायोसिन जो है वो फॉर्म कर रहे हैं थिक फिलामेंट, मायोसिन कह लेते हैं भी, मायोसिन को फॉर्म कर रहे हैं। तो एक मीरोमायोसिन की अगर हम बात करें तो एक मीरोमायोसिन जो है ये एक मीरोमायोसिन है, ये इसका ग्लोबुलर हेड है, ये क्रॉस आर्म है और ये इसकी टेल है। जो ये वाला पार्ट है ये लाइट मीरोमायोसिन है और ये हेड और ये क्रॉस आर्म जो है ये इसका हैवी मीरोमायोसिन है। अब ऐसे जो है 300 से 400 मीरोमायोसिन जो है मायोसिन मिलके जो है तब मायोसिन बनाएंगे। तो एक और अगर हम इस पे करें तो वो इसके साथ इसी तरह से जो है कॉइल्ड करेगा। इस तरह से इसका जो हेड होगा वो इस तरफ होगा। तो इस तरह से ये जो है 2 मीरोमायोसिन हो गए हैं। ये हैवी चेन, ये वाला जो पार्ट है इसको टेल कह देते हैं, और या फिर सीधे कहिए लाइट मीरोमायोसिन। और ये जो इतना पार्ट है ग्लोबुलर हेड है और ये क्रॉस आर्म, ये मिलके बना रहा है हैवी मीरोमायोसिन। तो इस तरह से जो है 300 से 400 सब यूनिट, यानी अगर बहुत सारे एक साथ बना दिए जाएं इसी तरह इधर ये जो अब पूरा इस तरीके से जो मायोसिन से मिलके बना है ये मीरोमायोसिन से मिलके, इस पूरे को कहा जाता है थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट जो किस प्रोटीन का बना है? मायोसिन से, थिक फिलामेंट। तो इनके जितने भी ये मीरोमायोसिन के हेड हैं ये जो है इससे बाहर लेटरल साइड में से होंगे और बीच में जो है इसकी जो ये टेल है या लाइट मीरोमायोसिन है एक दूसरे के ऊपर ऐसे कॉइल रखेंगे तो एक थिक सा फिलामेंट बनता है। इसको थिक फिलामेंट कहेंगे। जहाँ जहाँ पे ये थिक फिलामेंट है वहीं से हमें स्ट्राइएशंस दिखते हैं, इसीलिए इनकी प्रेजेंस की वजह से हमें जो है डार्क और लाइट बैंड दिखते हैं। तो जितने हिस्से में ये है ये डार्क बैंड शो करेगा, यानी कि थिक फिलामेंट या फिर इसको एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक फिलामेंट कहेंगे। आगे पढ़ेंगे। तो मायोसिन स्ट्रक्चर हो गया और इससे पहले ये एक्टिन का स्ट्रक्चर है। एक्टिन का स्ट्रक्चर के लिए मोनोमर जो है जी एक्टिन है। मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में जो है एफ एक्टिन यानी फिलामेंट एक्टिन बनेगा, तो फिलामेंट एक्टिन से एक्टिन बनेगा। इसी ये जो है एक तरीके से थिन फिलामेंट है, ये जो है थिन कह देंगे इसको, थिन फिलामेंट। इसके ऊपर जो है जो बाइंडिंग साइट है वो एक्टिन के बाइंडिंग साइट है, उसको मास्क करने के लिए ट्रोपोमायोसिन जो कि एक फिलामेंटस प्रोटीन है वो इसको कवर कर देता है, मास्क कर देता है। फिर उसके ऊपर 3 सब यूनिट का ट्रोपोनिन है जो इसको फिक्स रखता है इसकी पोजीशन पे। टीपीसी, टीपीटी और टीपीआई सी जो है वो बाइंड करता है कैल्शियम आयन के साथ। फिर यहाँ पे जो है हमने पढ़ा मायोसिन का स्ट्रक्चर। एक मायोसिन जो है वो 300 से 400 मीरो मायोसिन से मिलके बना होता है, जिसके जो है एक लाइट है एक हैवी है। जो हैवी है यानी कि जहाँ के पे ग्लोबुलर हेड है, इस ग्लोबुलर हेड के ऊपर भी जो है उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ये है
ये हो जाएगी हम यहाँ पे, यानी कि ये अगर मायोसिन है तो इसके ऊपर साइट होगी एक्टिन के बाइंड करने के, तो यहाँ लिखेंगे एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट यानी जहाँ पे हमारा एक्टिन प्रोटीन आके यहाँ पे बाइंड कर सकता है। और दूसरा जो है ये वाला जो है ये है एक तरीके से एटीपी बाइंडिंग साइट, जो कि क्या शो करता है, एटीपीएस एक्टिविटी शो करता है। तो यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट है। जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एनर्जी का यूज़ होगा, यहाँ पे आके एटीपी बाइंड करेगी और फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो कि एटीपीएस एक्टिविटी है। उस एटीपीएस एक्टिविटी में क्या होना है, उस एटीपी का हाइड्रोलिसिस, यानी कि एटीपी जो है विथ वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलाइज हो जाएगी और एडीपी प्लस पीआई में टूट जाएगी। तो यहाँ से फिर जो है ये क्या दिखा रहा है, एटीपीएस एक्टिविटी, इस तरह से ये शो करेगा। तो मायोसिन स्ट्रक्चर हो गया। अब जो है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, किस तरह से मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो मसल्स फाइबर के अंदर हमारे पास क्या है, मसल्स फिब्रिल के अंदर क्या है हमारे पास, थिक फिलामेंट और थिक एक मसल्स फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल है। मायोफिब्रिल में क्या है, थिक फिलामेंट है, थिक मायोफिलामेंट और थिन मायोफिलामेंट, यानी कि थिक और थिन। कैसे बनाएंगे थिक बैंड और थिन बैंड, तो अभी ड्रॉ किया भी था। ये जो है थिन इस तरह से यहाँ पे जो है थिक फिलामेंट होंगे, थिक फिलामेंट जो कि मायोसिन के हैं। इनके ऊपर इस तरह से यहाँ पे ग्लोबुलर हेड भी होंगे ऐसे, लेकिन हम दिखाने में इसको स्ट्रेट दिखा देते हैं। तो ये हैवी और ये जो है बीच का जो टेल है ये लाइट मिरोमायोसिन। तो ये थिक फिलामेंट है। इसी तरह यहाँ पे थिक फिलामेंट, ठीक है। तो ये जो है हम लोग के मायोफिब्रिल्स के अंदर ये जो ग्रीन वाले हैं ये थिक फिलामेंट है। तो थिक फिलामेंट हमारा यहाँ से यहाँ तक जो है
वाइट से दिखाते हैं। देखिए कुछ पार्ट जो है यहाँ ये इतना थिक है, ये जो है ए बैंड या फिर थिक बैंड है, ए बैंड या थिक बैंड है, थिक बैंड। ए से होता है एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक क्यों है? क्योंकि इस इतने वाले पार्ट में हमें दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये थिक दिख रहे हैं, यहाँ थिन है, फिर थिक है, फिर थिन है, थिक एंड थिन है। तो येलो भी इस एरिया में दिखाई दे रहा है और ग्रीन भी दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ये जो है एनाइसोट्रोपिक है, ए से एनाइसोट्रोपिक। तो इस बैंड में हमें दोनों दिखाई दे रहे हैं, थिक और थिन फिलामेंट। तो ये जो है ए से दिखाते हैं, एनाइसोट्रोपिक बैंड है। फिर ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे हमारा ग्रीन नहीं है, सिर्फ हमें जो है कितना दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से इसके और इसके बीच में ये जो पार्ट है इन दोनों के बीच में, ये कहलाया जाएगा यहाँ से यहाँ तक आई बैंड। आई से आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ सिर्फ हमें जो है थिन बैंड दिखाई दे रहा है, इसमें थिक वाला नहीं है। लेकिन जो थिक बैंड है उसमें हमें दोनों प्रोटीन दिख रहे हैं, मायोसिन भी और एक्टिन भी दिखाई दे रहा है। तो आई से आइसोट्रोपिक या फिर इसको थिन बैंड कह देंगे। अब ये पार्ट जहाँ पे सिर्फ जो है थिक है, ओनली थिक है, जहाँ पे हमारा थिन बैंड बीच में नहीं है, यानी पूरे इस थिक बैंड के बीच में कुछ पोर्शन ये ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ये हमें बीच का पार्ट दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है ये, इसको कहा जाता है एच जोन। एच जोन हैविंग ओनली थिक बैंड। सिर्फ जो है इसमें थिक पार्ट है, सिर्फ मायोसिन है, यहाँ पे जो है आपको एक्टिन या दूसरा कोई भी प्रोटीन नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये एच जोन है। इस एच जोन के मिडिल में जो है एक बिल्कुल मिडिल में यहाँ पे एक एम लाइन होगी। दिस इज एम लाइन। ये एम लाइन है। तो एच जोन वो जोन है थिक बैंड के सेंटर का वो पार्ट जहाँ सिर्फ मायोसिन है, जहाँ बिल्कुल भी एक्टिन नहीं है, वो उस बैंड को कहा जाएगा एच। एच मीन्स होता है हैंसन। एच स्टैंड फॉर हैंसन्स जोन। और इसके जस्ट मिडिल में एक प्रोटीन की एक जो है मेम्ब्रेन है, ये जो है जिसको एम लाइन कहते हैं, जो इस थिक बैंड को जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ऐसे जो है स्टेबल किए हुए है। तो ये जो है हमारा थिक है, लेकिन इस थिक को हम एक तरीके से थिक ना कह के ए से, ए फॉर एनाइसोट्रोपिक, ए एनाइसोट्रोपिक एंड आई मीन्स आइसोट्रोपिक जो है, ये दो हो गए। आइसोट्रोपिक में सिर्फ जो है एक्टिन दिखाई दे रहा है। एनाइसो में दोनों तरह के हैं, यानी कि कुछ पार्ट येलो का भी है, कुछ पार्ट ग्रीन का भी है। तो ये जो है एनाइसोट्रोपिक या आइसोट्रोपिक। ये जो थिन बैंड है, जो ये बीच में से ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये कहलाई जाती है जेड लाइन। जेड लाइन। फिर एक जेड लाइन ये है, फिर एक जेड लाइन यहाँ पे है, यानी कि जो है जेड लाइन बाइसेक्ट कर रही है थिन बैंड को। जेड लाइन बाइसेक्ट कौन से बैंड को? आई बैंड को। ये जेड लाइन होती है। इस जेड लाइन से जो है जो आई बैंड है वो हाफ इधर हाफ इधर है। दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ के बीच का जो पार्ट है, इसको सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर कहेंगे। अब जो हम मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन
कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होगा, ये जो थिन बैंड है ये जो है स्लाइड होंगे ओवर थिक बैंड। ये थिक बैंड है, इसके ऊपर जो है इस तरह से, ये इस तरह से है, अभी बीच में जो है हमें एच जोन दिखाई दे रहा है और थिक बैंड है। तो जो थिन बैंड है ये इस तरह से जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा और स्लाइड करेगा ओवर द थिक बैंड, यानी ये जो थिन बैंड है ये पूरे एच जोन को कवर कर जाएंगे, यानी एच जोन में हमारे जो थिन बैंड है वो अंदर एंट्री ले लेंगे। तो इस तरह से इसका मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अभी के लिए बस यहाँ तक छोड़ते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जो यानी कि जो मैकेनिज्म है कॉन्ट्रैक्शन का मसल्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। एक बार इसको देखते हैं। लोकोमोशन और मूवमेंट में जो डिफरेंस है वो मेनली क्या हो गया है हमारा, कि लोकोमोशन में एक डिस्टेंस तय होती है, लेकिन मूवमेंट जो है वो एक ही जगह खड़े होके जो हमारी डिफरेंट मूवमेंट है बॉडी के, वो मूवमेंट है। अमीबॉइड मूवमेंट दिखाती है हमारी बॉडी जो है, जहाँ पे हमारी WBC जो है वो ब्लड वेसल से बाहर टिश्यू में आती है, अमीबॉइड मूवमेंट शो करती है। फ्लैजिलेटेड मूवमेंट जो है वो स्पर्म शो करता है, वहीं सीलेटेड मूवमेंट हमारी ट्रैकिया में दिखाई देती है और फैलोपियन ट्यूब में दिखाई देती है। फिर मस्कुलर मूवमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ मसल्स और बोन का जो है मूवमेंट होता है, कंट्रीब्यूट करता है 40 से 50% बॉडी वेट को। और मसल्स की 4 प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट जो है वो एक्साइटेबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टिविटी है, फिर एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी है, यानी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। उसके बाद जो है मसल्स की टाइप 3 तरह की है। एक जो है स्केलेटल मसल्स, सेकंड जो है स्मूथ मसल्स या फिर विजरल मसल्स, थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स। तो फर्स्ट इज स्केलेटल मसल्स। इसमें जो है स्ट्राइशंस दिखाई देते हैं, डार्क और लाइट बैंड दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इनको स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, सिलिंड्रिकल होती है इन शेप में, और जो है यहाँ पे ये वॉल्यूंटरी होती है, जबकि बाकी की दोनों मसल्स जो है वो इनवॉल्यूंटरी है। तो हमें डिटेल में देखना होता है स्केलेटल मसल्स को। स्केलेटल मसल्स जो है वो मसल्स होती है जो बोन के साथ एसोसिएट होती है और डायरेक्ट नहीं बाइंड करती, बल्कि थ्रू टेंडन जो है बाइंड करती है बोन के साथ। मसल्स के ऊपर जो है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ये जो कवरिंग है इसको कहा जाएगा सबसे ऊपर की एपिमाइसियम। अब इस मसल्स के अंदर बंडल्स ऑफ मसल्स है। बंडल ऑफ मसल्स जो है वो कहलाए जाते हैं फेसिकल्स, और फेसिकल्स आपस में कनेक्ट रहते हैं बाय फेसिया। इन मसल्स बंडल के ऊपर भी एक कवरिंग है, वो पेरीमाइसियम। फिर इन मसल्स बंडल के अंदर जो है एक्चुअल में मसल सेल्स हैं, बट उनको मसल सेल्स ना कह के मसल्स फाइबर कह देते हैं। और मसल्स फाइबर के अंदर जो है फर्दर और मायोफिब्रिल्स होते हैं, जो कि थिक और थिन फिलामेंट शो करते हैं। अब जो हमारी मसल्स फाइबर है इसके ऊपर भी एक कवरिंग है, दैट इज़ कॉल्ड एंडोमाइसियम। और मसल्स फाइबर की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो सार्कोप्लाज्म, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक तरीके से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि स्टोर करती है कैल्शियम आयन को। तो यहाँ जो सार्कोलेमा है वो अंदर जो है इन्वेजिनेट होती है, टी ट्यूब्यूल्स बनाती है। जब कोई न्यूरॉन जो है वहाँ से मैसेज आता है, मैसेज किसके फॉर्म में आता है, न्यूरोट्रांसमीटर। वो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन होता है। जब वो रिलीज होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट पे, तो बाइंड करता है ऑन द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द मसल्स फाइबर। जैसे ही जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड विथ रिसेप्टर्स, तो मसल्स की जो मेम्ब्रेन है दैट इज सार्कोलेमा बिकम्स डिपोलराइज। डिपोलराइज होते ही टी ट्यूब्यूल्स भी डिपोलराइज होती है और वो कनेक्टेड रहती है विद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर कैल्शियम आयन, तो वो इसको रिलीज करती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन जो रिलीज होगा वो आ जाएगा सार्कोप्लाज्म में। और अब ये कैल्शियम आयन, जैसे कि हमने अभी डिटेल में आगे पढ़ा है, वो बाइंड करेगा ट्रोपोनिन का सब यूनिट जो कि TPC है। जैसे ही TPC से बाइंड करेगा तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन जो है वो एक साइड में हो जाएंगे, और इस तरह से एक्टिन पे जो मायोसिन के बाइंड करने की जगह है वो एक्सपोज हो जाएगी, मायोसिन का हेड वहाँ पे जाके बाइंड करेगा। तो ये सब डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे। अभी जो है
मसल्स के पास जो प्रोटीन है हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक्टिन और मायोसिन ये एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बाकी ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन रेगुलेट करते हैं कि कब इन दोनों को बाइंड करना है और कब रिलैक्स करना है। दैट मीन्स ये दोनों जो है रेगुलेटरी प्रोटीन है। नेक्स्ट है कि एक्टिन जो है उसका मोनोमर जी एक्टिन होता है जो कि एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो है मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में पॉलीमराइज होता है तो एफ एक्टिन बनाते हैं और दो एफ एक्टिन एक दूसरे के ऊपर कॉइल करके एक्टिन बनाएंगे। इन एक्टिन के हर एक मोनोमर पे मायोसिन के बाइंड करने का प्लेस होता है जिसको मायोसिन बाइंडिंग साइट कहते हैं। उसको मास्क करता है दो फिलामेंटस ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह पे फिक्स रखा जाता है बाई ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के खुद के 3 पार्ट हैं, टीपीसी, टीपीटी और टीपीआई। आई जो है वो इनहिबिट करता है दोनों की बाइंडिंग को, यानी मास्क करता है एक तरीके से दोनों की साइट को, और टीपीसी जो है वो बाइंड करता है कैल्शियम से, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि कैल्शियम आयन वहाँ से रिलीज हुआ तो ट्रोपोनिन यहाँ से दूर हट जाएगा, इसके साथ साथ जो हमारा ट्रोपोमायोसिन है वो अपनी जगह से हट जाएगा। जैसे ही हटेगा तो मायोसिन का जो ग्लोबुलर हेड है वो आके यहाँ इसके साथ बाइंड करेगा, लेकिन इस बाइंडिंग करने के लिए उसको चाहिए होगी एटीपी का हाइड्रोलिसिस। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, और जैसे ही यहाँ पे जो है बाइंड करेगा तो फिर तब तक बाइंड रहेगा जब तक कि नेक्स्ट एटीपी नहीं आ जाती। जो मसल्स फाइबर होते हैं वो ये मायोसिन का हो गया है। एक मायोसिन जो है 300 से 400 मीरोमायोसिन से मिलके बने होते हैं, जिसमें 2 पार्ट हैं, हैवी और लाइट है। हमारे पास जो है मसल्स फाइबर, ये हम लोग ने पढ़ा कि सार्कोमियर जो है कौन सा प्लेस है बिटवीन 2 जेड लाइन का जो पार्ट है उसको एक सार्कोमियर कहते हैं, और एक सार्कोमियर में जो थिक बैंड है वो थिक बैंड जो है एनाइसोट्रॉपिक होता है, क्योंकि थिक बैंड में हमारे पास दोनों चीज़ें आती है, थिन भी और थिक भी, यानी कि एक्टिन भी है और मायोसिन भी है। लेकिन जो थिन बैंड है ये जो है बाइसेक्ट होता है एक जेड लाइन से, और इसमें सिर्फ जो है थिन ही है, तो इसलिए इसको आई बैंड कहा जाता है, यानी कि आइसोट्रॉपिक बैंड। अब मसल्स जो है 2 तरह के होते हैं, कुछ रेड मसल्स फाइबर होते हैं, कुछ लाइट मसल्स फाइबर होते हैं। देखते हैं, रेड मसल्स फाइबर और लाइट मसल्स फाइबर। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास मसल्स में जो है वो मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और मायोग्लोबिन का कलर रेड होता है। तो जिन मसल्स में मायोग्लोबिन जो कि एक ऑक्सीजन को स्टोर करने वाला प्रोटीन है उसको होल्ड करके रखता है, तो मायोसिन जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ की मसल्स का कलर रेड रहेगा क्योंकि उसका कलर रेड है, और जहाँ भी जो है मायोसिन कम होगा वो मसल्स फाइबर का कलर जो है वो ज़्यादा वाइटिश रहेगा। तो यहाँ पे मायोग्लोबिन जो जिसका कलर रेड है, जो कि ऑक्सीजन को स्टोर उसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे मायोग्लोबिन का नंबर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से यहाँ रेड मसल्स मतलब मसल्स का कलर जो है रेड होगा। यहाँ पे मायोग्लोबिन जो है वो लेस है, बहुत कम है, मायोग्लोबिन काफ़ी क्या है, कम है अमाउंट में। उसी तरीके से यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कराता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है पावर हाउस कहते हैं, यहाँ एटीपी बनता है। तो जब ऑक्सीजन है तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। तो अगर ज़्यादा मायोग्लोबिन है तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो ये भी जो है कम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है तो ये जो है मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगी, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो है जो लाइट मसल्स फाइबर होते हैं ये जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे।
यहाँ पे लेस नंबर होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, लेस नंबर ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है यहाँ ज़्यादा होंगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मोर इन नंबर। ये स्लो जो है ये जो है देर तक कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है, फटीग नहीं होती है, ये जल्दी फटीग हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है और यहाँ पे कैल्शियम भी कम स्टोर है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो बेसिकली जो है रेड मसल्स फाइबर और रेड मसल्स फाइबर्स एंड वाइट मसल्स फाइबर है ये। वाइट मसल्स फाइबर। तो यहाँ मेनली जो है ये जो कलर है ये मायोग्लोबिन की वजह से है। मायोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कि मसल्स में प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन को होल्ड करके उसको पकड़ के रखता है। तो जहाँ मायोग्लोबिन ज़्यादा है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, तो जाहिर है एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, कलर रेड होगा। इन फाइबर्स का कलर जो है वो वाइट है क्योंकि मायोग्लोबिन बहुत ही कम है, माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत कम है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है और यहाँ ज़्यादा सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम है, ज़्यादा कैल्शियम है, तो फटीग नहीं होती है, ये जो है थोड़ा जल्दी फटीग हो जाती हैं। तो आज के लिए बस यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, किस तरह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और बाकी का चैप्टर का पार्ट होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए।